हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मंजू, मेरे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था धार्मिक सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन थे, जिसमें हमने तो 31 क्वेश्चन कर लिए थे और उसी के आगे हमें पढ़ना था। तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन वैसे हमने कल लिया था, लेकिन दोबारा से कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो चलो आ जाओ, पढ़ते हैं सभी मिल करके। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो हमने पिछली क्लास में देखा था, देवबंद आंदोलन था, उसमें विधवा पुनर्विवाह वगैरह, ये अधिनियम वगैरह देखा था, प्रार्थना समाज की स्थापना देखा था। उसी से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन है, यही धार्मिक सुधार आंदोलन। तो उसी क्वेश्चन में 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन है कि सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी। तो जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट बना था, उसमें ना लड़कियों की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन लोकमान्य तिलक जो थे इस नियम का क्या किया था, उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये सही नहीं है। देखते हैं इसको, आगे समझते हैं क्या है। तो 1872 ईस्वी में एक कानून द्वारा, जिसे प्रायः नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहा जाता है। ये 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया। क्या किया गया कि जो ये एक्ट है 1872 में आया था, मैरिज एक्ट, तो इसमें ये कहा गया कि जो 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियां हैं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़के हैं, उनका विवाह नहीं होगा, नहीं करना है, मतलब वर्जित कर दिया गया, मना कर दिया गया। तथा बहुपत्नी भी समाप्त कर दिया गया। मतलब एक पुरुष के पास जैसे 2 पत्नी 3 पत्नी थी, तो वो भी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। परंतु यह हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य मान्यताओं प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था। मतलब हिंदू मुस्लिम में एवं अन्य मान्यता प्राप्त जो धर्मावलंबी थे, उन पर यह लागू नहीं होता था और इसकी भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। जो ये अधिनियम आया 1872 का, तो इसका समाज पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। एक पारसी सुधारक B.M. मालावारी कौन थे? एक पारसी समाज सुधारक थे, जिनका नाम था B.M. मालावारी, के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया। किसके थ्रू? एक पारसी सुधारक थे, पारसी समाज सुधारक थे, जिनका नाम था B.M. मालावारी। इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप, इनके प्रयास करने के बाद एक अधिनियम आया 1891 में, जो सम्मति आयु अधिनियम के नाम से जानते हैं। वो पारित हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया। जो ये सम्मति आयु अधिनियम आया 1891, जिसमें लड़कियों की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई शादी की, तो इस अधिनियम का जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने क्या किया? विरोध किया कि ये अधिनियम ठीक नहीं है, सही नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि सर सैयद अहमद खां महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उनके असंबंध है? मतलब कौन सा दृष्टिकोण है जो इनमें उनसे संबंध नहीं रखता। सर सैयद अहमद खां जो थे, वो महिलाओं को शिक्षा से विरोध करते थे। तो क्या है? ऑप्शन ए, महिलाएं कुशल माताएं एवं गृहिणी बने। बी ऑप्शन, वे महिलाओं में पर्दा प्रथा के पक्ष में थे। वे बहु विवाह के तर्क संगत मानते थे। वे स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में थे। तो यहाँ पर जो असंबद्ध है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करें और नौकरी चौकरी करें। उनका साफ साफ कहना था कि महिलाएं घर में अच्छी लगती हैं, गृहिणी रहें, वही ठीक है। आगे देखते हैं। सर सैयद अहमद खां पुरुषों और स्त्रियों में भेद दृष्टि रखते थे।
जो सर सैयद अहमद खां थे, उन्होंने स्त्रियों और पुरुषों में क्या किया, भेद रखते थे। उन्होंने मुसलमानों का पिछड़ापन दूर करने के लिए उनमें आधुनिक शिक्षा के प्रसार को आवश्यक माना। क्या माना, जो मुसलमानों का जो पिछड़ापन है उनको दूर करने के लिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा का महत्व दिया, इन्हें प्रसार किया। परंतु अपने संकीर्ण विचारों के कारण स्त्रियों में पर्दा प्रथा व बहुविवाह जैसी कुरीतियों को समर्थन किया तथा स्त्री शिक्षा व स्त्रियों से नौकरी कराने का विरोध किया। क्या किया उन्होंने, उनके जो विचार थे ना वो संकीर्ण विचारों वाले थे। उन्होंने स्त्रियों को पर्दा में बहुविवाह जैसी कुरीतियों का उन्होंने समर्थन किया तथा वो स्त्रियों को शिक्षा और स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में नहीं थे। वो विरोध करते थे कि स्त्रियों को शिक्षा और ये नौकरी से दूर रखा जाए, ये सब वो नहीं पसंद करते थे। आगे क्वेश्चन क्या है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं कि जो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहने तथा ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों के प्रति सद्भावनापूर्ण रुख अपनाने को कहा। क्या कहा, सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा, जो मुसलमानों को कि ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहो तथा ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों के प्रति सद्भावनापूर्ण रुख अपनाने के लिए कहा। ब्रिटिश सरकार को कि मुसलमानों के प्रति सद्भावनापूर्ण रुख अपनाओ, उन्हें व्यवहार सद्भावनापूर्वक व्यवहार रखो। आगे है कि अपनी राजभक्ति कार्य हेतु उन्हें सर की उपाधि दी गई। जो सर सैयद अहमद खां थे, उनका पहला नाम था सैयद अहमद खां, लेकिन उनके जो कुछ राजभक्ति कार्यों के कारण उन्हें क्या किया गया, उन्हें सर की उपाधि दी गई। इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक पृथक राजनीतिक शक्तियाँ माना। क्या माना, इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग राजनीतिक शक्तियाँ माना तथा मुस्लिम हितों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश संरक्षण को आवश्यक माना। उन्होंने क्या माना, जो हिंदू और मुसलमान हैं उनको अलग अलग राजनीतिक शक्तियाँ मानी और मुसलमानों के हितों के लिए ब्रिटिश सरकार को संरक्षण आवश्यक माना। मुसलमानों के रक्षा के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार के संरक्षण को आवश्यक माना। आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 33। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान रहा। जो 19वीं सदी में पुनर्जागरण हुआ था, पुनर्जागरण मतलब कि जो भारतीय पुनर्जागरण यानी कि शिक्षा वगैरह, ये विज्ञान या विचारों का प्रचार प्रसार हुआ, तो इसमें किसका सबसे अधिक योगदान था, ये पूछ रहा। ऑप्शन ए पश्चिमी व्यापार, ऑप्शन बी ईसाईयत, ऑप्शन सी पश्चिमी शिक्षा और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका पश्चिमी उपनिवेशवाद। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा। देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं। तो जो अंग्रेजों के सहयोग से अंग्रेजी शिक्षा पश्चात ज्ञान विज्ञान एवं विचारों का प्रसार हुआ। क्या हुआ, अंग्रेजों के सहयोग से अंग्रेजी शिक्षा का पश्चात ज्ञान विज्ञान एवं विचारों का क्या हुआ, प्रसार हुआ। भारत को बर्क, जेम्स मिल, ग्लेड डाल्टन, रूसो, स्पेंसर, वॉल्टेयर आदि के विचारों को जमाने समझने का मौका मिला। किसे, भारतीयों को डाल्टन, रूसो, स्पेंसर, वॉल्टेयर आदि के विचारों को क्या जानने का समझने का और मौका मिला। इसने 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में प्रमुख योगदान किया है। इसने किसने, जेम्स हो गया, जेम्स मिल हो गया, ग्लेड डाल्टन हो गया, रूसो हो गया, वॉल्टेयर हो गया, स्पेंसर आदि थे जिन्होंने 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में प्रमुख योगदान दिया। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे क्वेश्चन नहीं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है कि सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में कलकत्ता में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी से भारतीयों में आत्म गौरव एवं आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई। क्या हुई, जो सर विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें भारतीयों में आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई। भारतीय सुधारकों को ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार प्रणाली से भी प्रेरणा मिली। जो भारतीय थे, भारतीयों को
जो ईसाई मिशनरी थे, उन्होंने धर्म प्रचार किया, उनसे भी उनको भारतीयों को प्रेरणा मिली। बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व तो राजा राम मोहन राय ने किया। जो बंगाल में सुधार आंदोलन चल रहा था, उसका नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 34 क्वेश्चन में आ जाते हैं कि भारत में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। भारत में पहले एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई और किसने की? तो हमने पढ़ा था, ये जो एशियाटिक सोसाइटी है, इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया 1784 में। और हुई कहाँ, ये पूछ रहा। ऑप्शन ए बॉम्बे में, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो यहाँ ऑप्शन है डी, कलकत्ता में। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जो सर विलियम जोन्स थे, उन्होंने 1784 में कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, जिससे पुनर्जागरण में बहुत सहयोग मिला। उससे भारतीयों ने बहुत कुछ सीखा, उनसे उनका आत्मसम्मान बढ़ा। आगे क्वेश्चन आ जाते हैं 35 क्वेश्चन कह रहा है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था। अभी हमने पढ़ा जो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था, तो ये सर विलियम जोन्स। अभी देखा ना हमने, सर विलियम जोन्स 1784 में सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में की। संस्था की पत्रिका एशियाटिक रिसर्चर्स द्वारा भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया। क्या किया गया कि जो संस्था की पत्रिका थी एशियाटिक रिसर्चर्स, उसके द्वारा अतीत को प्रकाश में लाने का प्रयास किया, भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया। जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम और गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जबकि विल्किंस ने भगवद गीता का अनुवाद किया है। अगर पूछा जाए कि जो अंग्रेजी में अभिज्ञान शकुंतलम और गीत गोविंद का अनुवाद किसने किया, तो सर विलियम जोन्स थे, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास की रचना है और गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और विल्किंस ने किसका, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 36। भारतीय संस्कृति पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए दार्शनिक विचारधारा का विकास, ऑप्शन बी नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म, ऑप्शन सी शोध आधारित विगत इतिहास एवं पुरातत्व का अध्ययन, ऑप्शन डी लेखन के अन्य स्वरूपों के स्थान पर उपन्यास का विकास। तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा ए दार्शनिक विचारधारा का विकास। दार्शनिक विचारधारा का विकास यानी कि जो जितने भी वो थे इतिहासकार थे, जैसे कि रूसो है, माल्टन है, और स्पेंसर है, वॉल्टेयर है, ग्लेड टाउटन है, इनके विचारों से भारतीयों ने अपने विचारों को बदला, यानी कि आगे उनको अनुसरण किया और बहुत भारत के बारे में जानने का, समझने का मौका मिला। आगे देखते हैं, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत में आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान रहा। क्या रहा? जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन थे वो भारत के आधुनिक इतिहास में बहुत योगदान रहा। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया है। इस आंदोलन ने, जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे, वो आंदोलन बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनको बहुत प्रभावित किया। भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने व्यक्ति को तार्किक सोच विकसित करने का कार्य किया। जो भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण है वो व्यक्तियों को तार्किक सोच को विकसित करने का कार्य किया। अतः दार्शनिक विचारधारा का विकास इस आंदोलन की मुख्य विशेषता थी। क्या थी? जो भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी तो वो थी कि दार्शनिक विचारधारा का विकास इस आंदोलन की मुख्य विशेषता थी। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा 37 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की, वह विचार कौन था, ये पूछ रहा। वह था बैराज, ऑप्शन ए, बी स्वराज, ऑप्शन सी द्विराज, ऑप्शन डी अधिराज।
बैराज, स्वराज, द्विराज, अधिराज। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा स्वराज। क्या हो जाएगा? जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचारधारा की शुरुआत की थी वो क्या थी? स्वराज थी। आगे देखते हैं। आगे है कि सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को। तो हेलो दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन फिर कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाते हैं। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भारतीयों के लिए है, किसने कहा? भारत भारतीयों के लिए है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन सी दयानंद ने और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो भारत है वह भारतीयों के लिए है। आगे देखते हैं डिटेल में देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। कब? 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। 1875 में स्थापना हुई, 1877 में लाहौर में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था। क्या था? यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। दयानंद भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक करना चाहते थे। क्या चाहते थे? जो दयानंद सरस्वती हैं वो भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक करना चाहते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती राजनीतिक क्षेत्र में यह कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छा विदेशी राज से अच्छा है। क्या है? वो क्या कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है। बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छा विदेशी राज से अच्छा है, विदेशी राज से अच्छा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई। ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा जो शारदा अधिनियम आया था और 1929 में, तो इसने जो लड़कियों के ब्याह की आयु निर्धारित की थी वो थी 14 वर्ष। आगे देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो कह रहा है कि 1929 में अजमेर निवासी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया। क्या बनाया गया? 1829 में एक अजमेर का निवासी शिक्षाविद डॉक्टर जिसका नाम हरविलास शारदा था, इसके प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम यानी शारदा एक्ट कहा गया। जो उनका नाम था डॉक्टर हरविलास शारदा, उन्हीं के नाम से यह शारदा एक्ट, ये शारदा अधिनियम के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। 40 क्वेश्चन कह रहा है कि जो शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शारदा बिल निम्नलिखित किससे संबंधित है? अभी हमने देखा विवाह की आयु से। किससे संबंधित है? विवाह की आयु से। अब देखते हैं शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। अभी देखा ना हमने 41 में कह रहा है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो ये विवाह से था, भारतीय विवाह व्यवस्था से था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान थे। यानी बंगाल में जो पुनर्जागरण हो रहा था उसमें मुस्लिम
पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खां, अब्दुल लतीफ़, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, आगा खां तृतीय। तो यहाँ हो जाएगा अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ थे जो मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। आगे, बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। इन्होंने 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन सी सोसाइटी? कलकत्ता में लिटरेरी सोसाइटी, मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में देखते हैं। जो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 में की थी। जो अहमदिया आंदोलन है उसकी शुरुआत मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में की थी। अब देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा राशिद अहमद गंगोही द्वारा देवबंद यानी सहारनपुर में प्रारंभ किया गया। जो देवबंद आंदोलन है, देवबंद आंदोलन को स्टार्ट करने वाले या प्रारंभ करने वाले मुख्य व्यक्ति मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा राशिद अहमद गंगोही थे, जिन्होंने देवबंद आंदोलन सहारनपुर में यानी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से प्रारंभ किया। आगे है क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ पर की, ये पूछ रहा। ऑप्शन ए बम्बई में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी कलकत्ता के निकट, ऑप्शन डी अजमेर के निकट। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी वो की थी बम्बई में। बाद में इसका जो मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? लाहौर में। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है। उनका दूसरा नाम था मूल शंकर, ने 7 अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। 1875 में स्थापना हुई 7 अप्रैल मुंबई में, और इसका जो मुख्यालय 1877 में लाहौर कर दिया गया। आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित कर दिया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। क्या हुआ? जब लाहौर में इसका मुख्यालय स्थापित हो गया तो इसका प्रचार अधिक हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। क्या किया? शुद्ध वैदिक परंपरा के थ्रू जो स्वामी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उन्होंने एक नारा दिया कि पुनः वेदों की ओर चलो, यानी वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक करना था। क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो भारतवासी हैं उनको धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एक रूप में करना था। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि और श्रद्धा, तंत्र, मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, बहुदेववाद को नहीं माना, अवतारवाद को नहीं माना, पशु बलि का भी विरोध किया उन्होंने, श्रद्धा, तंत्र, मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वह वेदों की ओर आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे कह रहा है कि वो ईश्वरीय ज्ञान, क्या है? वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। क्या मानते थे? वेदों को क्या मानते थे? वह ईश्वरीय ज्ञान मानते थे, भगवान का ज्ञान मानते थे। उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए। जो आर्य समाज के नियम थे, सिद्धांत थे, वो कहाँ गठित हुए? सबसे पहले तो बम्बई में गठित हुए। उन्होंने पुनः उसे 1870 में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। क्या किया गया? 1870 में संपादित करके लाहौर में उन्हें निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा। क्या रहा? जो आर्य समाज का प्रचार प्रसार है वो पंजाब में अत्यधिक सफल रहा।
कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश में भी रहा, गुजरात तथा राजस्थान में भी इसमें सफलता मिली। कहाँ कहाँ मिली? सबसे ज़्यादा तो पंजाब में रहा, और उसके बाद कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश में, गुजरात तथा राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। इसमें कार्यकर्ता जो थे कौन कौन थे? हंसराज, गुरुदत्त, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने आर्य समाज की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आगे आ जाते हैं। इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे 1892-93 में ईस्वी में आर्य समाज 2 गुटों में बढ़ गया है। कब 2 गुटों में बटा? 1892-93 में आर्य समाज 2 पार्टों में बट गया। एक गुट पश्चात शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पश्चात शिक्षा का विरोधी था। एक गुट जो था वो पश्चात शिक्षा का समर्थन करता था, जबकि जो दूसरा गुट था वो गुट पश्चात शिक्षा का विरोध करता था। पश्चात शिक्षा के विरोधियों में जो पश्चात शिक्षा के विरोधी थे उनमें से स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराज प्रमुख थे। इन लोगों ने 1902 ईस्वी में, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वेदों की ओर चलो किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था, ये सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में हुई, अभी हमने देखा डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी, ये सबको पता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म सुधारक का नारा था? ये सबको पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के। यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाते हैं। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। किसका असली नाम मूलशंकर था? ये सबको पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो यहाँ हो जाएगा विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के क्या थे? गुरु थे, नहीं शिष्य थे। जो स्वामी विवेकानंद हैं रामकृष्ण परमहंस के क्या थे? शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि जो रामकृष्ण परमहंस हैं इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। किसका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था? स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1887 में की। कब की? 1887 में की। 1919 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। कब? 1909 में इसे सोसाइटी पंजीकरण के अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। कहाँ पर? बेल्लूर अल्मोड़ा। ये कहाँ पड़ते हैं? बेल्लूर और अल्मोड़ा, ये कलकत्ता में पड़ते हैं। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय था। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार है, किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। क्या मानता है? ये शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य
मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म में पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों की कीमत और उपयोगिता का भी स्वीकार करता है। क्या करता है? ये जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के पीछे ये मूर्ति पूजा को भी स्वीकार करता है। दूसरी विशेषता, सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सभी विभिन्न धर्म विचार एक ही है। सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही है। सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो केवल भिन्न रास्ते हैं। जो सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही हैं, सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल विभिन्न रास्ते हैं। धार्मिक विचार एक ही हैं, बट मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल रास्ते भिन्न हैं। आगे देखते हैं, आगे आ जाते हैं। आगे क्या है? आगे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाते हैं। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? अभी हमने देखा 1894 में ए ऑप्शन, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1896, ऑप्शन डी 1897 में। तो ये हो गई थी 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। अब कह रहे हैं रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? अभी हमने देखा ना, स्वामी विवेकानंद। अब क्वेश्चन नंबर 30 और 53 पर आ जाते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? अभी देखा किसने करी? नरेंद्र नाथ दत्त ने। नरेंद्र नाथ दत्त कौन थे? स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र नाथ दत्त भी कहा जाता था, उनका वास्तविक नाम था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर कि जो किसने रामकृष्ण मिशन 1897 की स्थापना की थी? अभी देखा नरेंद्र नाथ दत्त ने। आगे देखते हैं 55 में आ जाते हैं कि भारतीय जनता से किसने कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। किसने कहा था? ये विवेकानंद ने कहा था। विवेकानंद ने कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। आगे देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं स्वामी विवेकानंद के नाम बारे में। तो अभी हमने देखा कि जो स्वामी विवेकानंद थे उनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुआ। युगांतरकारी आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने हिंदू धर्म को गतिशील तथा व्यवहारिक बनाया और सुंदर सभ्यता के निर्माण के लिए आधुनिक मानव से पश्चिमी विज्ञान और भौतिकवाद को भारत की आध्यात्मिक संस्कृति जोड़ने का आग्रह किया। भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, किसने? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। आगे देखते हैं, भारत में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो हम स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाते हैं तो स्वामी विवेकानंद के नाम से नहीं मनाते, इनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे, लेकिन जो इसका आंसर है ना, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने ना इस प्रश्न का उत्तर क्या माना है? सी माना, दयानंद सरस्वती ने। लेकिन ये गलत है, इसका आंसर सी गलत है, आंसर इसका बी ही होगा। स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था ये सब। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं। 56 पे आ जाते हैं कि 1889 अहमदी आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? हमने पहले भी पढ़ा है, अभी भी देख रहे हैं। ऑप्शन ए मोहम्मद अली ने, ऑप्शन बी अब्दुल लतीफ़ ने, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, ऑप्शन डी मौलवी नज़ीर अहमद ने। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। किसने किया था अहमदी आंदोलन का प्रारंभ? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। अब देखते हैं डिटेल में। 1889 ईस्वी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदी आंदोलन प्रारंभ किया। चूँकि इसकी शुरुआत गुरुदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से की गई, इसीलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो अहमदी आंदोलन है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ? गुरदासपुर जिले के
कदियान नामक स्थान से प्रारंभ किया गया, इसलिए इसे कदियानी आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कदियानी आंदोलन भी कहते हैं, अहमदी आंदोलन भी कहते हैं इसको। आगे देते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद अपने को मसीह उल मौद अथवा मसीहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिर्जा गुलाम अहमद हैं जो, वो अपने आप को क्या कहते हैं? मसीहा कहते हैं, मसीह उल मौद अथवा मसीहा कहते हैं। आगे इन्होंने अपने आप को 1904 ईस्वी में श्री कृष्ण का अवतार बताना प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया? जो मिर्जा गुलाम अहमद हैं उन्होंने अपने आप को 1904 में क्या कहा? कृष्ण का अवतार माना खुद को। गुलाम अहमद की पुस्तक थी बहरीन ए अहमदिया। गुलाम अहमद है बहरीन ए अहमदिया नामक सिद्धांतों का व्याख्या की। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? बहरीन ए अहमदिया में इनके सिद्धांतों का क्या है? व्याख्या है। जो गुलाम अहमद की पुस्तक है, क्या नाम इनकी पुस्तक का? बहरीन ए अहमदिया, और इन्हीं में इनके सिद्धांतों का क्या है? व्याख्या है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाते हैं कि पंजाब के अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? पंजाब के अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अभी हमने देखा था मिर्जा गुलाम अहमद। आगे क्वेश्चन नंबर 58, 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर की? तो हम ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में, ऑप्शन बी वाराणनगर में, ऑप्शन सी बेलूर में, ऑप्शन डी मद्रास में थी। यहाँ और जो रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई थी, यह रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता के पास वाराणनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? वाराणनगर में। और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं इसका डिटेल में कि जो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मठ की स्थापना कलकत्ता के पास वाराणनगर में की थी, तत्पश्चात यानी उसके बाद बेलूर यानी कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। पहले मैंने सोचा कि रामकृष्ण मठ एक ही है और रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ एक ही है, लेकिन नहीं, रामकृष्ण मठ की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता के पास वाराणनगर में हुई। उसके बाद ही बेलूर में यानी कलकत्ता में ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, जो 1899 में एक मठ अल्मोड़ा जिले में मायावती नाम के स्थान पर किया गया। अन्य देखते हैं कि जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इनका जन्म भी कलकत्ता में ही हुआ था। इन रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी कलकत्ता में की और रामकृष्ण मठ की भी स्थापना कलकत्ता में हुई। रामकृष्ण मठ की स्थापना कलकत्ता के वाराणनगर में हुई और उसके बाद बेलूर में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। आगे देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस था। ये दक्षिणेश्वर के संत के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिणेश्वर में एक मंदिर था, दक्षिणेश्वर करके जानते थे, उसी के ये पुजारी थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। आगे देखते हैं, आगे है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में अमेरिका में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। कब लिया था? जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। आगे देखते हैं, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 क्वेश्चन कह रहा है कि 1893 में शिकागो के विश्व धार्मिक पार्लियामेंट में भारत को किसने प्रतिनिधित्व किया था? जो शिकागो में विश्व धार्मिक पार्लियामेंट में सम्मेलन हुआ था, उसमें कौन गए हुए थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ही अपने यहाँ पर प्रथम विश्व धर्म में सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। आगे है रामकृष्ण मिशन कब स्थापित हुआ? अभी देखा ना हमने 1897 में। आगे है केशव चंद्र सेन। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाते हैं कि केशव चंद्र सेन के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए, वह 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज के सदस्य बने। ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने नए संगठन की स्थापना की। ऑप्शन थर्ड, व्यापक भ्रमण करने वाले प्रथम समाज सुधारक थे। ऑप्शन डी, उनकी मृत्यु 1905 में हुई। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी। जो ये कह रहा है वह 1897
1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज के सदस्य बने, तो सही है, उन्होंने ब्रह्म समाज के सदस्य बने थे 1897 में। फिर उन्होंने ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने एक नए मठ की स्थापना की थी। फिर उनकी जो उनके व्यापक भ्रमण करने वाले वो प्रथम समाज सुधारक भी थे, उन्होंने नए संगठन का स्थापना भी की और 1857 में उन्होंने ब्रह्म समाज के सदस्य भी बने। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बट उनकी मृत्यु 1905 में नहीं हुई, ये गलत है। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि जो केशव चंद्र सेन है, क्या कह रहे हैं कि केशव चंद्र सेन 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज के सदस्य बने तथा ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने नए संगठन की स्थापना की तथा उन्हें व्यापक भ्रमण करने वाले प्रथम समाज सुधारक भी कहा जाता है। परंतु केशव चंद्र सेन की मृत्यु 1905 में न होकर के 1884 में हुई। जो उनकी मृत्यु है 1905 में ऑप्शन में दे रखा, तो 1905 में नहीं हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी 1884 में। आगे देखते हैं, ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। कौन सी? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना के सदस्य थे, लेकिन उससे अलग होकर उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1872 में इन्हीं के प्रयासों से ब्रह्मा विवाह एक्ट पारित हुआ। कौन सा एक्ट? ब्रह्मा विवाह, जिसके द्वारा ब्रह्म पद्धति से हुए विवाहों को कानूनी मान्यता मिल गई। क्या मिली? कानूनी मान्यता मिल गई, जो ब्रह्म पद्धति से विवाह हुए। फिर है शिवनाथ शास्त्री तथा आनंद मोहन बोस ने 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसने? शिवनाथ शास्त्री तथा आनंद मोहन बोस ने 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। एक ब्रह्म समाज, एक भारतीय ब्रह्म समाज और एक कौन? साधारण ब्रह्म समाज। ये तीन स्थापनाएं हैं। ये केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक और शिवनाथ शास्त्री तथा आनंद बोस ये 1878 में साधारण ब्रह्म समाज के स्थापना की। आगे देखते हैं सत्य शोधक मंडल की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सत्य शोधक मंडल की स्थापना किसने की? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ये सबको पता है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नहीं सॉरी, इसी को डिटेल में देखते हैं। डिटेल में है कि जो 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने सत्यशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। किसका? गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इनका जन्म कब हुआ? 1827 में। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की 1873 में। इनकी अपनी पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी, जो 1872 में एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जाति की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं कि सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में किसने की? अभी हमने पढ़ा किसने? महात्मा ज्योतिबा फुले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं कि पूना सत्य शोधक समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? क्वेश्चन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले। तो अभी हमने देखा पूना सत्य शोधक समाज हो चाहे सत्य शोधक समाज हो, ये ज्योतिबा फुले ने ही किए थे। आगे देखते हैं सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी। आगे विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया? ऑप्शन ए राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने प्रमुख योगदान दिया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने तो विधवा पुनर्विवाह को 1856 में चालू करा था। आगे देखते हैं कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई। इनके प्रयासों के फलस्वरूप
26 जुलाई 1856 ईस्वी को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कब हुआ? अभी हमने देखा कब पारित हुआ, 26 जुलाई 1856। किसके इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहे हैं हमारा? 68 पे आ जाते हैं। 68 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अभी हमने देखा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है 69, सन 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया? अभी देखा था ना हमने 1896 में किसने, तो ये थे डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सन 1891 ईस्वी में डी.के. कर्वे पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त हुए। कौन थे? डी.के. कर्वे जो पूना के थे, वो फर्ग्यूसन कॉलेज के गणित के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त थे। अपनी मेहनत और प्रतिभा से वह डेक्कन शिक्षा समिति की आजीवन सदस्य बने रहे। कौन सी समिति के? डेक्कन शिक्षा समिति के आजीवन सदस्य बने रहे। कौन? डी.के. कर्वे। सन 1899 ईस्वी में उन्होंने पूना के हिंगले नामक स्थान पर दान मिली भूमि पर विधवा आश्रम और अनाथ आश्रम या बालिका आश्रम की स्थापना की। किसने बालिका आश्रम, विधवा आश्रम और अनाथ आश्रम की स्थापना की? डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे। आगे देखते हैं अनमहत्वपूर्ण तथ्य। अनमहत्वपूर्ण तथ्यों में आ जाते हैं कि सन 1907 ईस्वी में महर्षि कर्वे ने महिलाओं के लिए महिला विद्यालय की स्थापना की। महिला विद्यालय की स्थापना कब की? 1907 में। किसने की? महर्षि कर्वे ने। महर्षि कर्वे के अथक प्रयासों एवं महाराष्ट्र के धनी व्यक्तियों ने सहयोग से सन 1916 ईस्वी में महिला विश्वविद्यालय की नींव रखी। किसकी? 1916 में। किसके सहयोग से? महर्षि कर्वे के सहयोग से 1916 में महिला विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। फिर 1893 में अपने मित्र की विधवा बहन, सन 1893 में अपने मित्र की विधवा बहन गोपूबाई से विवाह किया। जो ये थे डी.के. कर्वे थे, यानी महर्षि कर्वे ने 1893 में अपने मित्र, यानी उनके मित्र थे जिनकी बहन विधवा हो गई थी, गोपूबाई नाम था, उससे उन्होंने विवाह किया। विवाह के बाद गोपूबाई का नया नाम आनंदी बाई पड़ा। गोपूबाई का विवाह के बाद नाम क्या पड़ा? आनंदी बाई पड़ा। अब देखते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया? तो ये ऑप्शन 1856 वही था हिंदू पुनर्विवाह। 1856 ईस्वी के हिंदू पुनर्विवाह कानून हिंदू विंडो रिमैरेज एक्ट, क्या बोलते हैं इसे? हिंदू विंडो रीमैरेज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। क्या बनाया गया? कानून संगत बनाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इनके प्रयासों के फलस्वरूप हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। किनके संघर्ष के, किनके प्रयासों से? तो ये जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके अथक प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाते हैं कि विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? जो सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका थी किसके द्वारा निकाली गई? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी गोविंद रनाडे, ऑप्शन सी करसोन दास मलजी, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी करसोन दास मलजी। कौन? करसोन दास मलजी। आगे देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि करसोन दास मलजी थे कौन। तो जो करसोन दास मलजी 1852 में गुजराती में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका निकाली। कौन सी पत्रिका? सत्य प्रकाश नामक पत्रिका निकाली गुजराती भाषा में।
जिसमें उन्होंने जिसमें उन्होंने क्या कहा, विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। क्या की? उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। करसोन दास मलजी महिला मुक्ति के लिए काम करने वाले अग्रणी भारतीय समाज सुधारकों में से एक थे। ये एक समाज सुधारक थे। कौन? करसोन दास जी, जिन्होंने 1852 में गुजराती में एक सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का निकाली थी। आगे क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी कृष्ण शास्त्री चपलूनकर, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। देखते हैं, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 से 92 ईस्वी लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। कब से कब तक? 1823 से 92 ईस्वी तक लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। किसके? गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य भी बने रहे 1880 तक। ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने स्त्री आंदोलन का भी समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा का भी प्रसार किया। ये फिर आगे है क्या क्या, ये महान समाज सुधारक भी थे, बौद्धिक चिंतक भी थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार भी किया करने तथा देश की समस्याओं को समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष भी इन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा का प्रसार किया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक थे, यानी राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता पर इन्होंने जोर दिया। हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए। कब? जो हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े होते थे वो 1 जनवरी 1877 में पहने और दिल्ली के दरबार में भी उपस्थित हुए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं कि महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध था? तो अभी हमने देखा कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। समाज सुधारक लोकहितवादी के नाम से या उपनाम से किसको जानते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख को जानते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 74 महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी के नाम से अभी देखा ना, गोपाल हरि देशमुख को। मानव के लिए एक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। 75 कह रहा है कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया। किसने? ज्योतिबा फूले ने, श्री नारायण गुरु ने, श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन डी विवेकानंद, श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने क्या कहा कि मानव के लिए एक ही धर्म है, एक ही जाति है और एक ही परमेश्वर है। उन्होंने एक ही सबको माना है। आगे देखते हैं कि जो गुरु नारायण हैं, श्री नारायण गुरु ने 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन एवं की स्थापना की। किसकी? श्री नारायण धर्म परिपालन एवं की। इनका नारा था मानव हेतु एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। इनका नारा क्या था? मानव एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। अब है क्वेश्चन नंबर 76। जाति मीमांसा के लेखक हैं पेरियार रामास्वामी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी श्री नारायण गुरु। तभी हमने देखा कि जाति मीमांसा के लेखक श्री नारायण गुरु हैं। आगे देखते हैं, जाति मीमांसा के लेखक श्री नारायण गुरु हैं। इन्होंने 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन एवं की स्थापना की। इनका नारा था मानव हेतु एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। आगे देखते हैं, जीव शिव है। क्या है? जीव शिव है। इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? जीव शिव है, इसका प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी
श्री नारायण गुरु, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। जो रामकृष्ण परमहंस है उन्होंने जीव को शिव कहा है, जीव शिव है। आगे है क्वेश्चन नंबर 38। बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक रहा? ऑप्शन ए राजाराम मोहन राय, ऑप्शन बी विलियम डेरोजियो, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी विलियम कैरे। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी विलियम डेरोजियो। आगे देखते हैं। बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजियो का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित डेरोजियो 1826 से 31 ईस्वी तक हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक रहे। क्या रहे? प्रधानाध्यापक रहे। इन्होंने छात्रों को इकट्ठा कर उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से सोचने, समानता, स्वतंत्रता एवं सत्य का आचरण करने को प्रेरित किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इन्हें बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। किसे? आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कब हुई? 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1870 में, ऑप्शन सी 1895 में, ऑप्शन डी 1875। ये 1885, सॉरी मैंने 1875 बोला, 1885। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सैयद अहमद खां मुस्लिम मदरसों की पुरानी पद्धति से खुश नहीं थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खां मुस्लिम मदरसों की पुरानी पद्धति से खुश नहीं थे। इन्होंने बताया कि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से रोके। क्या कहा उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से रोके। कुरान में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। 1864 में इन्होंने गाजीपुर में अंग्रेजी शिक्षा का एक स्कूल खोला। किसने? सर सैयद अहमद खान। 1884 में। 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना हुई। किसकी? 1875 में एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। यह 1878 ईस्वी में कॉलेज बन गया। 1875 में स्थापना हुई, 1878 में ये कॉलेज बन गया और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। पहले क्या था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था, फिर ये कॉलेज बन गया। फिर कॉलेज से 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया। क्या किया उन्होंने? जो सर सैयद अहमद खान है उन्होंने किसके विरोध किया? कांग्रेस का विरोध किया। 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। क्या किसकी? 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 80। यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अभी हमने देखा सर सैयद अहमद खान। तो थैंक यू दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो धन्यवाद। अगले क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन 80 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं धार्मिक सुधार आंदोलन में। अब जब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ब्रह्म समाज के संस्थापकों के बारे में जानेंगे। 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।